दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 3 फरवरी 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए 6 फरवरी से आपके टेस्ट स्टार्ट हैं। तो टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए 9453775039 पे संपर्क कर सकते हैं। बीपीएससी के पूरे स्टडी मटेरियल 30 डे क्रैश कोर्स में और विथ 15 बेहतरीन टेस्ट आपको उपलब्ध हैं। सेम व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यूपी पीसीएस के लिए संपूर्ण कार्यक्रम प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा के प्रारंभ है। टेलीग्राम कार्यक्रम आप कभी भी जुड़ करके लाभ ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम कार्यक्रम का। यूएनएससी में यूक्रेन पर भारत का रुख सामने आया है। क्या सामने आया है रुख? तो हाल ही में भारत यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वोट से अनुपस्थित रहा। भारत के इस कदम को मॉस्को और वाशिंगटन के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने के लिए एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यह पूर्वी यूरोप की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक प्रक्रियात्मक वोट था, जिस पर पूरे विश्व की नज़र थी, विशेषकर रूस और यूएसए की। पूर्वी यूरोप में रूस नाटो पर अपनी सदस्यता का विस्तार करने का प्रयास करने का आरोप लगा रहा है। दूसरी ओर अमेरिका और अन्य नाटो देश रूस पर यूक्रेन पर हमला करने के लिए सैनिकों को इकट्ठा करने का आरोप लगाए हैं। तो यूक्रेन आपको पता है पहले सोवियत संघ का ही हिस्सा था, और ये जो डोनेस्टक क्षेत्र है इसी के इर्द गिर्द जो है वो रूस ने अपनी जो सेनाएं हैं, ट्रूप्स हैं, उनको लगा दिया है। धीरे धीरे रूस इस क्षेत्र पे कब्जा करना चाहता है। उसका कारण भी है, इसके पहले भी आपको पता है कि क्रीमिया जो क्षेत्र है, क्रीमिया पर रूस ने पहले ही कब्जा कर रखा था, जिसके कारण G8 से बाहर किया गया था। G7 बन गया था, G8 है ना। रसिया को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। तमाम प्रतिबंध लगाए गए थे अमेरिका और अन्य जो समर्थक देश हैं उनके द्वारा। अभी यूक्रेन के साथ जो नया विवाद है, दरअसल ये पूरा विवाद जो है उसकी जड़ में कुछ बातें हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण जो बात है वो है खनिज संसाधन। ये डोनेस्टक जो क्षेत्र है दोस्तों, खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो अभी विवाद चल रहा है, इसमें भारत ने एक प्रकार से तटस्थता दिखाई है। न तो तुम्हारे साथ रहेंगे न तो इनके साथ रहेंगे, हम तो दूर बने रहेंगे। देखिए, तटस्थता और गुटनिरपेक्षता दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। गुटनिरपेक्ष वह अवधारणा है, गुटनिरपेक्षता, जो हमेशा सही का साथ देता है। ठीक है, तटस्थता वह अवधारणा है जो सही हो गलत हो, हमको तटस्थ रहना है, किसी का साथ नहीं देना है। तो तटस्थता और गुटनिरपेक्षता दो अलग अलग नीतियां हैं। भारत अपनी विदेश नीति में ज़्यादातर गुटनिरपेक्षता की नीति को ही अपनाता आया है। वो हमारे विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे स्थानों पर आप तटस्थता भी देख सकते हो। तो अमेरिका ने यूएनएससी में यूक्रेन की सीमा पर रूस द्वारा सेना को तैनात करने पर एक खुली बैठक के लिए कहा था, लेकिन रूस ने खुली बैठक को आगे बढ़ाने के फैसले पर मतदान की मांग की। यूएनएससी के कामकाज के तरीकों के मुताबिक बैठक के लिए आगे बढ़ने के लिए 9 वोटों की ज़रूरत थी। यूक्रेन पर खुली बैठक के पक्ष में 10 देशों ने मतदान किया था। वोटिंग का नतीजा क्या रहा? तो रूस वोट हार गया। इसे केवल चीन से समर्थन मिला, मतलब चीन ने इसके पक्ष में समर्थन दिया था। भारत, गैबोन और केन्या इससे अनुपस्थित रहे थे। ठीक है, आपको पता है भारत भी इस समय यूएनएससी का स्थायी सदस्य है। भारत का नज़रिया क्या है इसमें? तो यूएनएससी में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति के अनुसार भारत एक ऐसा समाधान खोजने में दिलचस्पी रखता है जिससे सभी देशों के सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए तनाव को तत्काल कम किया जा सके। भारत के रुख का उद्देश्य क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता हासिल करना है। रूस यूक्रेन संघर्ष यह यूरेशियाई क्षेत्र में एक बड़ा सुरक्षा संकट है, जिसमें बहुत व्यापक संघर्ष में बढ़ने की क्षमता है। ये कहा जा रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध तक हो सकता है इससे, अगर तनाव ज़्यादा दिन तक जारी रहा। इस संघर्ष से यूरोप और अमेरिका के साथ रूस के संबंधों में और गिरावट आ सकती है। एशियाई भू राजनीति की व्यापक गतिशीलता पर भी इस संघर्ष के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यह संघर्ष क्यों शुरू हुआ? तो सोवियत गणराज्य बनने से पहले यूक्रेन रूस का हिस्सा था, सोवियत संघ का हिस्सा था। ठीक है, रूस और यूक्रेन सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक, पारिवारिक और भाषाई संबंध साझा करते हैं। 1991 में USSR के विघटन के साथ यूक्रेन को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तब से यूक्रेन रूसी विरासत को छोड़ने और पश्चिम के साथ अर्थात यूरोप के अन्य जो देश हैं अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। 2014 में
रूस ने यूक्रेन के अधिकार वाले क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार था जब किसी यूरोपीय देश ने दूसरे देश से क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रूस, आपको पता होना चाहिए कि यूराल के बाद जो यूराल के पश्चिम में जो रूस का भाग है वो यूरोप के अंतर्गत आता है, पूर्वी भाग वो एशिया के अंतर्गत आता है। तो 2014 में ऐसा पहली बार था जब यूरोपीय कंट्री ने दूसरे कंट्री के क्षेत्र पर कब्जा किया। क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस और यूक्रेन ने मिन्स्क में युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में, अभी आपने जो देखा, एक अलगाववादी आंदोलन भी शुरू किया जो जातीय रूप से रूसी लोगों का घर है। रूस, वहाँ के लोगों को रूस पर लगातार यूक्रेन ने यह आरोप लगाया है, जिसका साथ यूएसए ने भी दिया है कि रूस वहाँ के लोगों में हिंसा भड़का रहा है और वहाँ पर रूस ने अपने ट्रूप्स भी बिछा दिए हैं कि कभी भी हम आक्रमण के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन सद्भावना इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑपरेशन सद्भावना कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो भारतीय सेना द्वारा ये शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में आतंकवाद से प्रभावित लोगों की मदद करना है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ना है। यह ऑपरेशन मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों पर केंद्रित है। वे बुनियादी ढांचा विकास, शिक्षा, सामुदायिक विकास परियोजनाएं, महिला और युवा सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये 5 क्षेत्र हैं जिस पर यह केंद्रित है। PR सिजेश ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता। कल शायद चर्चा हमने की थी। तो भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी हैं, गोलकीपर हैं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्होंने जीता है। यह पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। इसके पहले रानी रामपाल ने 2019 के लिए 2020 में अवार्ड जीता था। ये 2020 में भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। 17 देशों के कुल 24 एथलीटों को व्यक्तिगत या टीम के प्रदर्शन के आधार पर वार्षिक पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। स्पेन के अल्बर्टो गिनेस लोपेज और इटली के वुशु खिलाड़ी मिशेल के जियार्डोनो उप विजेता रहे। अक्टूबर के FIH स्टार्स अवार्ड्स में सीजेस को 2021 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर भी चुना गया। उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल की घोषणा। आपको पता है बजट में ढेर सारी चीज़ें घोषित हुई उत्तर पूर्व के लिए। इसमें PM डिवाइन योजना जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उस क्षेत्र में जो कैंसरस स्थिति है उसको सुधारने के लिए शुरू किया गया है, PM डिवाइन घोषणा। तो केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक नई योजना पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल, ठीक है, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन नॉर्थ ईस्ट की घोषणा की। नई योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम बनाना और विभिन्न क्षेत्रों में अंतराल को भरना है। मार्च 2023 तक बढ़ाई गई आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। तो ये भी बजट में घोषणा हुई। तो आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है और इसके गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। कुल कवर अब 5 लाख करोड़ रुपए होगा। तो 50,000 करोड़ बढ़ा करके अब 5 लाख करोड़ रुपए इसका कवर कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसकी घोषणा की। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत शुरू किया जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स बना भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज। तो चेन्नई सुपर किंग्स देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है। ध्यान रखिएगा, चेन्नई सुपर किंग्स, जिसका मार्केट कैप 7600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर को छू गया है और 210-225 रुपए के प्राइस बैंड में ग्रे मार्केट ट्रेडिंग में इसकी हिस्सेदारी है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली CSK, जिसने पिछले वर्ष दुबई में अपना चौथा IPL खिताब जीता था, अब उसकी मूल इकाई इंडिया सीमेंट्स की तुलना में अधिक मार्केट कैप है। इंडिया सीमेंट्स का मार्केट कैप 6,869 करोड़ रुपए था। तो अब अपनी जो स्रोत कंपनी है उससे भी ज़्यादा इसकी मार्केट कैप हो गई है। 2 प्रमुख कारणों से CSK, चेन्नई सुपर किंग्स की मार्केट कैप अपनी मूल इकाई से आगे निकल गई है। पहला, टीम ने दुबई में अपना चौथा IPL खिताब जीता है और 2 नई फ्रेंचाइजी को रिकॉर्ड कीमतों पर आगामी सीजन में जोड़ा जा रहा है।
वाणिज्यिक क्षेत्र में यूनिकॉर्न उन कंपनियों को कहा जाता है, अक्सर उनको दर्जा दिया जाता है जो $1 बिलियन से अधिक मार्केट वैल्यू, $1 बिलियन या उससे अधिक की मार्केट वैल्यू रखती हैं। सेहत योजना। रक्षा मंत्रालय ने सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की। रक्षा मंत्रालय ने मई 2021 में सभी हकदार सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए सेवा, ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन सेवा शुरू की। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सेहत का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन सेहत। ठीक, इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए सेहत पर परामर्श चाहने वाले रोगियों को होम डिलीवरी या दवाओं की सेल्फ पिकअप 1 फरवरी 2022 से शुरू की जाएगी। सेहत स्टे होम ओपीडी एक मरीज से डॉक्टर की प्रणाली है जहां रोगी अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से दूर से ही डॉक्टर से परामर्श कर सकता है। उसके लिए जो किराया वगैरह आने जाने का जो खर्च लगता है उसका वहन कम हो जाता है। किरण बेदी की नई पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस का विमोचन किसकी है? किरण बेदी की है, महत्वपूर्ण है। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी हैं, वर्तमान में पुदुचेरी की 24वीं उपराज्यपाल हैं। किरण बेदी ने फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक में शासन की अपनी यात्रा का विवरण लिखा है। इसे इंदिरा नूई, पेप्सिको की पूर्व चेयरपर्सन एवं CEO तथा प्रोफेसर देवाशीष चटर्जी जो कि निदेशक हैं IIM कोझिकोड के, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। यह पुस्तक पुदुचेरी में बेदी के निदर्शनों, प्रशासनिक कौशल एवं नवीन पहलों को दर्शाती है। अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान भारत में समुद्री उत्पादों का निर्यात 35% बढ़ा। तो अप्रैल से समुद्री उत्पादों का निर्यात, मत्स्य आदि जो होते हैं, अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात में 35% की वृद्धि के साथ $6.1 बिलियन की वृद्धि दर्ज की गई। 28% से अधिक की वृद्धि दर्ज करते हुए समुद्री उत्पादों का निर्यात $720 मिलियन से अधिक हो गया। पिछले वित्तीय वर्ष में समुद्री उत्पादों का कुल निर्यात $5.96 बिलियन था। शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य USA, चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो समुद्री उत्पाद भारत का जाता है USA, फिर चीन, फिर जापान, फिर वियतनाम, फिर थाईलैंड। प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में 20,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ PM मत्स्य संपदा योजना शुरू की थी 2020 में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की जो विषय वस्तु थीम रही आर्द्रभूमि दिवस की, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। क्विज देख लेते हैं आज के। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य सरकार के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल के लिए, कल चर्चा की थी हमने। पूर्व फूड ऑर्डर करने वाले स्टार्टअप स्विगी ने डेकाकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया है, क्योंकि यह कितने वैल्यूएशन से अधिक हो गया है? आपने यूनिकॉर्न देखा था अभी, तो वैल्यूएशन जिस कंपनी की $10 अरब से $10 बिलियन से अधिक हो जाती है, $1 बिलियन से अधिक होगी तो यूनिकॉर्न, $10 बिलियन से अधिक होगी तो वो हो जाएगा डेकाकॉर्न। तो डेकाकॉर्न का दर्जा किसने हासिल किया है? स्विगी ने। तो स्विगी ने एसेट मैनेजर इनविस्को के नेतृत्व में $700 मिलियन के फंडिंग राउंड पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही स्विगी का टोटल वैल्यूएशन $10.7 अरब तक पहुंच गया है, यानी अब यह डेकाकॉर्न है। जनवरी 2022 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विवेकानंद झा को नियुक्त किया गया है। विवेकानंद झा को 5 साल के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस खिलाड़ी ने ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी जीती है? तो स्मृति मंधाना भारतीय खिलाड़ी हैं। स्पाइस बोर्ड किस मंत्रालय के तहत एक नियामक और निर्यात प्रोत्साहन एजेंसी है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। रामचंद्रन नागास्वामी जिसका निधन हो गया है, किस पेशे से संबंधित थे? तो ये पुरातत्वविद थे। भारत के किस राज्य ने देश का पहला इनोवेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है? तो ये है कर्नाटक ने। कर्नाटक राज्य सरकार ने ABCG अर्थात बेंगलुरु में भारत का पहला ABCG सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है। ABCG का मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स है।
2022 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? तो चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की थीम है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये वाला राइट आंसर होगा, 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया? तो जम्मू और कश्मीर ने पहला राज्य का जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी पेड कोर्स से जुड़ने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।